अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 के अंदर क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे कंसीडर किया जा सकता है, तो चलते हैं हम इसकी तरफ। स्टूडेंट, इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे समझा जाने वाला क्वेश्चन है, और यूजुअली इनमें से एक आधा शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आ भी जाता है। Let's start with the first short question. A porous plate or a salt bridge is not required in lead storage battery. पहला हमसे क्वेश्चन पार्ट ए के अंदर ये पूछा जा रहा है कि salt bridge is not required in lead storage, PB lead का सिंबल है, स्टोरेज बैटरी या सेल। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया। स्टूडेंट, साल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट कब होती है? साल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट तब होती है जब नेट चार्ज अकोमुलेशन हो और आपके जो दो सॉल्यूशंस हैं वो डिफरेंट टाइप के हों, डिफरेंट सॉल्यूशंस हों, इलेक्ट्रोलाइट्स हों। मसलन अगर आप हाफ सेल देखें कॉपर के और जिंक के सेल के अंदर, ये आपके सामने एक पिक्चर है। इसमें कॉपर और जिंक, कॉपर का अलहदा हाफ सेल है, जिंक का अलहदा हाफ सेल है। कॉपर के हाफ सेल में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, जिंक के हाफ सेल में जिंक का सोल्यूशन है। जब ये सेल वर्क करना स्टार्ट करता है तो नेट चार्ज अकोमुलेशन हो जाती है इन दो हाफ सेल्स पे। लेकिन लेड स्टोरेज बैटरी में ऐसा नहीं होता। लेड स्टोरेज बैटरी में देयर इज नो net accumulation of charge in charge in cell लिखूंगा क्योंकि एक ही ये सेल के अंदर है। दूसरा, they have same electrolyte। तीसरा, इसमें होता क्या है, इसमें नेट चार्ज अकोमुलेशन क्यों नहीं होती, जरा गौर से समझिएगा इस बात को। लेड आयंस +2 और सल्फेट आयंस यानी कि -2, ये आपस में रिएक्शन करके चाहे एनोड हो या कैथोड, वहां पे लेड सल्फेट फॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट, बात यूं है कि आपका कैथोड हो या एनोड हो, उसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो लेड सल्फेट हो रही है। दूसरी बात यह है कि ये दोनों यानी कि एनोड और कैथोड सेम इलेक्ट्रोलाइट यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्यूशन के अंदर डिप होते हैं। तीसरी बात यह है कि जब ये नेट चार्ज अकोमुलेट कर ही नहीं रहे, मसलन एक आपका जो कैथोड है वो आपका नेगेटिव आयन या पॉजिटिव आयन अकोमुलेट नहीं कर रहा, और जो एनोड है वो एक सर्टेन टाइप ऑफ आयन को अकोमुलेट नहीं कर रहा, तो देयर इज नो चार्ज अकोमुलेशन। तो जब देयर इज नो चार्ज अकोमुलेशन or they are dipped in the same electrolyte, so there is no need to prevent the charge accumulation। तो मैं यहां लिखूंगा no need to prevent charge accumulation। लिहाजा बड़ी सादी सी बात होगी, इसमें हमारे पास साल्ट ब्रिज का कोई रोल ही नहीं है। दैट्स व्हाई देयर इज नो रोल ऑफ साल्ट ब्रिज। हाँ, लेड स्टोरेज बैटरी एक रिवर्सिबल सेल है। रिवर्सिबल सेल होने के बावजूद, गैल्वानिक सेल होने के बावजूद हमें साल्ट ब्रिज इसलिए नहीं चाहिए होता है क्योंकि इसमें चार्ज अकोमुलेशन नहीं होती। सेम इलेक्ट्रोलाइट में डिप होते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते, दो डिफरेंट हाफ सेल्स नहीं होते, और दूसरी बात यह कि इनमें रिएक्शन इस तर्ज का होता है जिससे चार्ज अकोमुलेशन नहीं हो पाती। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द पार्ट बी। स्टूडेंट, इन पार्ट बी वी आर गोइंग टू फाइंड आउट the standard oxidation potential of zinc is 0.76 volt and reduction potential is -0.76 volt। हमारे पास पार्ट बी में जिंक के दो पोटेंशियल्स की बात हो रही है। एक है इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं हमसे, और दूसरी जो हमसे बात हो रही है ना वो रिडक्शन पोटेंशियल की हो रही है। अब दो चीजों को आपको समझना पड़ेगा। ये वैल्यूज आई कहां से? देखें, आप याद करें कि मैंने आपको पढ़ाया था कि जिंक का से ये जिंक का हाफ सेल है,
ये जिंक का हाफ सेल है। इसको मैंने कनेक्ट किया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि शी के साथ, SHE, इसके साथ मैंने इसे कनेक्ट किया थ्रू एनी एक्सटर्नल सर्किट। मैंने इसको कनेक्ट कर दिया विद शी, और ये है वोल्ट मीटर। और अगर मैं चाहूँ तो मैं ये साल्ट ब्रिज ड्रा करना चाहूँ तो ये मैं साल्ट ब्रिज ड्रा कर सकता हूँ। ये मेरा साल्ट ब्रिज हो गया जो नेट चार्ज अकोमुलेशन को रोकेगा। ये कौन सा लेड स्टोरेज बैटरी है। खैर समहाउ होता यूं है कि जो करंट का फ्लो है ना वो जिंक से जाना शुरू हो जाता है शी की तरफ, यानी कि आपका जिंक जो होता है वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में रिडक्शन स्टार्ट हो जाती है। जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर करके जिंक आयंस में चेंज होना शुरू हो जाता है, और जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन कर करके हाइड्रोजन आयंस दो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। सो हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है किस तरफ, जिंक से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ। और ये जो वोल्ट मीटर है ना ये रीडिंग शो कर रहा है। ये रीडिंग इसकी कैसे पता लगेगी, किस तरफ जो नीडल है वो झुकी है और कितनी वैल्यू से झुकी है। ये शो करती है 0.76 पॉजिटिव वैल्यू। तो इट मीन्स कि आपकी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करने के बाद जो वैल्यू जनरेट होती है वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जनरेट होता है। दैट इज एक्चुअली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और वो जनरेट होती है +0.76। आप चाहते हैं कि आप जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करें। देखिए आप करना क्या चाह रहे हैं, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होगा, यही जिंक वो 2 इलेक्ट्रॉन आयन जो होगा जिंक का 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। यानी कि टेक्निकली आप इसके अंदर ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट प्रोसेस यानी कि रिडक्शन करना चाह रहे हैं। तो ऑपोजिट प्रोसेस के लिए जो पोटेंशियल हमारा ऑक्सीडेशन का निकला है डेफिनेटली इसी की नेगेटिव वैल्यू जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल को शो करेगी, क्योंकि हम अब जो रिएक्शन करवा रहे हैं वो ऑपोजिट रिवर्स रिएक्शन है। सो फॉर एग्जांपल अगर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए 0.76 वोल्ट चाहिए तो ऑपोजिट रिवर्स रिएक्शन के लिए -0.76 जो होगा वो रिडक्शन पोटेंशियल वोल्ट में वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। सो किसी भी सब्सटेंस का, ये सिर्फ जिंक के लिए नहीं है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल ऑपोजिट वैल्यूज रखते हैं क्योंकि वो ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं। समहाउ मैंने आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालने का तरीका बता दिया कि जिंक को जब शी से कनेक्ट करते हैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकलता है। Now let's move on towards the third part. Now student, we have in third part the simple, or you can say very simple question about electrochemical series. Sodium and potassium can displace hydrogen from acids, but platinum, palladium and copper cannot. देखिए ये आपके सामने एक पूरी सीरीज है इलेक्ट्रोकेमिकल, दरमियान में हाइड्रोजन है जो येलो कलर से हाईलाइट हुआ है, इससे ऊपर मेटल्स हैं, इससे नीचे मेटल्स हैं। नीचे वाली मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं, लिहाजा वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। ऊपर वाली मेटल्स हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, लिहाजा वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती हैं। अब मैं आपको ये तो बात बता दी ना, मैं जनरल बात करता हूँ। ये हाइड्रोजन है, ठीक है, और हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है H2 का वो है मेरे पास 0.0000। ये हमने आर्बिट्रेरी 0 ले लेते हैं स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए। इससे ऊपर जो मेटल्स है ना उनमें सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 की एल्यूमिनियम, ठीक है, जिंक, क्रोमियम, कैडमियम, निकल है। इनका रिडक्शन पोटेंशियल रेड वाले सिंबल्स का, मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल लेस है, किससे, हाइड्रोजन से, यानी कि नेगेटिव वैल्यूज हैं। नीचे जो उसके हैं मेटल्स उनकी बात करते हैं। इनमें हमारे पास जो हैं वो कौन कौन सी हैं, कॉपर, आयरन +3 वाला आयन, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, गोल्ड का Au होता है, मरकरी का Hg होता है, हैलोजेंस, ये सारे इधर हैं। अब हमने क्या करना है, हमने एक स्टैंडर्ड वे में इस चीज को समझना है। देखें क्या, हाइड्रोजन से ऊपर वाली मेटल्स हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती हैं, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती हैं, ठीक है, सिंपल वे में ये मैं कहता हूं।
नीचे वाली हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, उसकी वजह उनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। सो मैं ये कहूँगा कि अगर ऊपर वाली मेटल्स का मैं डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कराऊँ, से सोडियम का मैं डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कराऊँ, तो सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके बना लेगा सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सो अगर मैं बैलेंस करना चाहूँ तो दिस शुड बी 2 and 2। तो आपने यहाँ से एक चीज़ अंदाज़ा लगाया, अगर आप कॉपर को HCl डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो देयर विल बी नो रिएक्शन। क्यों? कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो ज़्यादा होता है कॉपर का हाइड्रोजन से। सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है हाइड्रोजन से, तो अल्टीमेटली दे कैन नॉट डिस्प्लेस, द सोडियम कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन बट कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन। सो आपने याद रखना है कि वही एक दूसरे को डिस्प्लेस कर सकते हैं, या मेटल्स वही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती हैं जिन मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, तो लिहाजा डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करती हैं। सोडियम और हाइड्रोजन में तो रिडक्शन पोटेंशियल का बहुत ज़्यादा फर्क है, लिहाजा बेहतरीन रिएक्शन होता है। तो आपने ये याद रखना है कि ये रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यूज़ हैं दे एक्चुअली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट। और ये स्टेटमेंट ट्रू है ना, सोडियम एंड पोटेशियम डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड बिकॉज दे हैव लोअर रिडक्शन पोटेंशियल देन हाइड्रोजन। फिर आप एक ये सैंपल के तौर पर रिएक्शन लिख देंगे, जबकि प्लाटिनम, पैलेडियम एंड कॉपर कुड नॉट डू दिस। व्हाई? बिकॉज they have the higher reduction potential. Now student, let's move on towards the D part. The equilibrium is set up when metal atoms of electrode and ions of metal in a cell. देखें, ये मैंने आपको एक स्टेटमेंट भी करवाई थी जिसमें मैंने कहा था कि इक्विलिब्रियम भी सेटअप हो सकता है और पोटेंशियल डिफरेंस भी सेटअप हो सकता है। डेट्स वाई मैंने उधर ये दोनों वर्ड्स लिखवाए थे आपको, क्योंकि मुझे पता है कि ये बार बार यूज होते हैं, दोनों एक वैल्यू रखते हैं अपनी जगह, लिहाजा मैं दोनों को निगलेक्ट नहीं कर सकता था। समहाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द पार्ट डी। पार्ट डी क्या कहता है कि अगर एक आपके पास फॉर एग्जांपल ये एक कंटेनर है, इसमें आपके पास जिंक का सोल्यूशन है। जिंक का जो सोल्यूशन होता है ना वो एक्चुअली कलरलेस होता है, जिंक सल्फेट का, तो मैं इसको पर्पल से खुद ही बना रहा हूँ, हालांकि इसका सोल्यूशन कलरलेस होता है क्योंकि ये नॉन टिपिकल मेटल है और इसमें ये जिंक का इलेक्ट्रोड डिप किया हुआ है। अब ये जो जिंक का इलेक्ट्रोड मैंने डिप किया हुआ है इसके अंदर दो चीजें हैं इसमें, ये प्योर जिंक है, मेटल है, एटम्स है, और ये जो है ये सोल्यूशन है किसका? 1 मोलर जिंक आयंस का। अब होता क्या है, जब जिंक के मेटल एटम्स या मेटल का ये जो पीस है जिंक के 1 मोलर आयंस के साथ इन कांटेक्ट आते हैं, तो होता यूं है कि कुछ जिंक के आयंस जिंक मेटल से इलेक्ट्रॉन लेकर कुछ जिंक के आयंस इलेक्ट्रॉन लेकर जिंक एटम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं रैंडमली डिपोजिशन दिखाऊं तो यहाँ डिपॉजिट हो गए, यहाँ डिपॉजिट हो गए, यहाँ डिपॉजिट हो गए। ऐसा करते हैं, इसको ग्रीन कलर से कर लेते हैं ताकि सिग्निफाई हो जाए। कुछ मेटल्स के एटम क्या करते हैं, स्ट्रिप या मेटल का जो पीस इलेक्ट्रोड आपने डिप किया हुआ है उसको छोड़कर सॉल्यूशन में चले जाते हैं एज अ जिंक आयन और इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं पीछे मेटल की स्ट्रिप को। यानी कि ये दो ऑपोजिट प्रोसेस एक दूसरे के साथ चल रहे होते हैं। हो सकता है कि शुरू में जो आपका रिएक्शन नंबर 1 और 2 है इनमें एक फास्ट हो दूसरा स्लो हो, अल्टीमेटली रेट ऑफ रिएक्शन दोनों के बराबर हो जाते हैं। लिहाजा जिंक आयन में कन्वर्ट होना बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन आफ्टर सर्टेन टाइम सेम रेट से होना शुरू हो जाता है। वो एक अलग बात है कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन किस तरफ है। इक्विलिब्रियम की पोजीशन ज़्यादातर जिंक का जो अगर सोल्यूशन की बात करूं तो वो टुवर्ड्स आयन होती है, यानी कि जिंक के जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तो मेटल स्ट्रिप में ज़्यादा से ज़्यादा एटम जो होते हैं वो आयंस में जाने की कोशिश में होते हैं या गए होते हैं एज कम्पेयर टू वो इलेक्ट्रॉन गेन करके वापस न्यूट्रल हो जाए। खैर हम उस बारे में नहीं बात करते। ये जब दो अपोजिट प्रोसेस इक्वली सेम रेट से होना शुरू हो जाए हम कहते हैं तब उनमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। शुरू में नहीं था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सेम रेट से होते हैं और इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लेते हैं। लिहाजा हमने याद रखना है कि जब किसी मेटल को उसके सोल्यूशन में डिप किया जाता है तो उसके एटम्स
और उसके आयंस में आफ्टर सर्टेन टाइम इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, और वो जो आयंस और मेटल स्ट्रिप के दरमियान जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है, उसके उस वक्त रेट ऑफ कन्वर्टिंग इनटू आयंस बाय मेटल और रेट ऑफ आयन कन्वर्टिंग इनटू मेटल एटम बराबर हो जाता है। नाउ स्टूडेंट, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स पार्ट ई। ई पार्ट, अ सॉल्ट ब्रिज मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द सेल। देखें, बड़ी सादी सी बात है। ई पार्ट में सॉल्ट ब्रिज का असल में फंक्शन बताया गया है। ये सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना। होता क्या है, से दो हाफ सेल्स हैं, ये दो हाफ सेल्स हैं, एक ये हाफ सेल है, एक ये हाफ सेल है, और इस वाले हाफ सेल में से ये है जिंक का इलेक्ट्रोड और दूसरे वाले हाफ सेल में से ये है कॉपर का इलेक्ट्रोड। और कॉपर का इलेक्ट्रोड और जिंक का इलेक्ट्रोड अपने अपने 1 मोलर सॉल्यूशन में डिप किए गए हैं। अब होता यूं है, जब इनको एक्सटर्नली कनेक्ट किया जाता है तो जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल के जाना शुरू हो जाते हैं टुवर्ड्स कॉपर, और एक सर्टेन वोल्टेज डेवलप हो जाती है, ईएमएफ डेवलप हो जाती है। जिंक से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इट मीन्स ये जो सॉल्यूशन है इसमें जिंक आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। क्यों? जिंक के मेटल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक आयंस बनाते जा रहे हैं, लिहाजा यहाँ पे नेट पॉजिटिव चार्ज अकुमुलेट होना शुरू हो गया। दूसरी तरफ देखें तो हो क्या रहा है, कॉपर के आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, और कॉपर के आयन सॉल्यूशन में से ख़त्म होते जा रहे हैं, कॉपर न्यूट्रल एटम्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, और इसमें नेगेटिव आयन यानी कि सल्फेट आयन या जो भी नेगेटिव आयंस है वो अकुमुलेट होते जा रहे हैं। तो अकुमुलेशन ऑफ आयंस होना शुरू हो गई। इस अकुमुलेशन ऑफ आयंस को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। ये सॉल्ट ब्रिज होता क्या है? सॉल्ट ब्रिज इज एक्चुअली यू शेप की ट्यूब होती है, ग्लास ट्यूब, ठीक है। इसके अंदर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन होता है पोटाशियम क्लोराइड का, पोटाशियम नाइट्रेट का, और इसके जो एंड्स होते हैं वो प्लग हुए होते हैं कॉटन से ताकि सॉल्यूशन गिर ना जाए, जेल की शेप में सॉल्यूशन होता है। अब होता यूं है कि इधर जिंक आयंस पॉजिटिव चार्ज अकुमुलेट हो रहा है, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज अकुमुलेट हो रहा है। पॉजिटिव चार्ज अकुमुलेशन को रोकने के लिए इस जो सॉल्ट ब्रिज में से नेगेटिव आयंस हैं वो इधर आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि क्लोराइड आयन, अगर पोटाशियम क्लोराइड का सॉल्ट ब्रिज है, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखी जा सके। और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज के अकुमुलेशन से जो पॉजिटिव आयन है वो आना शुरू हो जाते हैं ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखी जा सके। तो इसका मतलब है ये जो सॉल्ट ब्रिज है ना, ये आयंस को डिफ्यूज कराता है ताकि चार्ज अकुमुलेशन ना हो सके और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो सके ऑन बोथ हाफ सेल्स। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं होगी क्योंकि अकुमुलेशन हो जाएगी चार्जेस की। तो ये आयंस प्रोवाइड करता है ऑपोजिट, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो सके। Now student, let's move on towards the F part. Now student, we are given that lead accumulator is a chargeable battery. F part, lead accumulator is a chargeable. ये चार्जेबल एक ही सूरत हो सकता है। याद रखिएगा, कोई भी सेल चार्जेबल तब होता है जब वो रिवर्सिबल रिएक्शन कर सके। इसमें जो डिस्चार्जिंग में रिएक्शन होता है वो अगर रिवर्स हो सकता है तो वो चार्जेबल है। लेड अकुमुलेटर जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन कर सकता है, इट मींस इट इज अ रिचार्जेबल। सिंपली करना क्या होता है, लेड अकुमुलेटर के टर्मिनल्स को, से एक टर्मिनल है, एक ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से अटैच करना होता है, नेगेटिव को नेगेटिव से, बाय एक्सटर्नल सोर्स। वो क्या करता है, रिएक्शन रिवर्स करवाना शुरू कर देता है। यानी कि क्या होता है, पहले जो एनोड पे रिएक्शन हो रहा था, अब एनोड पे उसका ऑपोजिट रिएक्शन होगा। पहले एनोड इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, अब इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं एनोड को ताकि वो दोबारा लेड को डिपॉजिट कराए ऑन सेल और सल्फेट आयन प्रोड्यूस करे। जबकि एट कैथोड क्या होता है, कैथोड पे होता यूं है कि आपका जो लेड सल्फेट है वो वाटर और लेड सल्फेट बनते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपका लेड सल्फेट
और वाटर रिएक्ट करके बना रहे हैं लेड ऑक्साइड, हाइड्रोजन आयंस फॉर सल्फ्यूरिक एसिड एंड इलेक्ट्रोलाइट और सल्फेट आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। पहले एनोड इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा था, अब यूज कर रहा है। कैथोड पहले इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा था, प्रोड्यूस कर रहा है। हुआ क्या, रिवर्स हो गया रिएक्शन। सो इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, दैट इज वाई हम कहते हैं कि रीचार्जिंग हो रही है। देखें लेड ऑक्साइड का कैथोड दोबारा डेवलप हो गया, ठीक है, और लेड का एनोड भी दोबारा डेवलप हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड जी पार्ट। जी पार्ट, impure copper can be purified by electrolytic process. Yes, impure copper can be purified by electrolytic process. Part G, purification of copper. स्टूडेंट, आपने 9th क्लास में प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर को पढ़ा था, इलेक्ट्रोलाइटिक प्योरिफिकेशन या इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ये आपने पढ़ा था। इसमें हम कॉपर को 99.9% तक प्योरीफाई करते हैं। बड़ा आसान तरीका है, आप एक सॉल्यूशन लें, किसका, कॉपर सल्फेट का। किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लें, तो इसमें ज्यादा सारे कॉपर आयंस फिर रहे हैं। आप एक इलेक्ट्रोड लें एज अ एनोड, ठीक है, और एक इलेक्ट्रोड लें एज अ कैथोड। ठीक हो गया, मैंने खुद ही जान के एक कमजोर बनाया है, वीक बनाया है, एक स्ट्रॉन्ग बनाया है, और इसको कनेक्ट कर दें एक्सटर्नल सोर्स से। स्टूडेंट, होगा क्या, जब आप करंट ऑन करेंगे ना, तो जो एनोड से कॉपर आयंस हैं वो उतर उतर के जाना शुरू हो जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर। तो लिहाजा ये एनोड जो है ये वीक होना शुरू हो जाएगा अल्टीमेटली, और सॉल्यूशन के जो कॉपर आयंस हैं वो करंट के आने की वजह से सॉल्यूशन में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे कैथोड पे। तो इसको डिपॉजिट करते हैं। स्टूडेंट, ये देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता कैथोड जो है वो बिल्ड होना शुरू हो गया है और एनोड जो है वो वीक होना शुरू हो गया है। इस तरह क्या हुआ है कि मैंने कॉपर आयंस की माइग्रेशन करा दी है एनोड से कैथोड की तरफ। पहले वो एनोड से सॉल्यूशन में गए हैं, सॉल्यूशन से फिर वो गए हैं कैथोड की तरफ। जो इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे सेटल हो जाती हैं एज अ एनोड मड। इम्प्योरिटीज सेटल हो जाती हैं, इम्प्योरिटीज सेटल डाउन एज एनोड मड। तो हुआ क्या, कॉपर रिफाइन हो गया, कॉपर कैथोड पे आ गया ना, चाहे एनोड पे आया चाहे कैथोड पे, रिफाइन हो गया। ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन करवा के कॉपर को डिपॉजिट करा रहे हैं कैथोड पे। तो कैथोड पे प्योर कॉपर डेपोजिशन होती है, जिसके जरिए आप क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं कॉपर को 99.9% तक। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड द लास्ट पार्ट। She act as an anode when connected with copper, but cathode when connected with zinc. स्टूडेंट, सिंपल हम असेंबली बनाए तो ये जिंक है और ये आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और इनको मैंने कनेक्ट किया एक्सटर्नली थ्रू वोल्ट मीटर, और इनके साथ मैंने अटैच कर दिया साल्ट ब्रिज। होगा क्या, जिंक से इलेक्ट्रॉन लूज होके जाएंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ। क्यों, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है -0.76, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0.00, यानी कि 0.00 बड़ी वैल्यू है नेगेटिव 0.76 से। लिहाजा इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसकी तरफ जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो। लिहाजा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब जिंक से कनेक्ट किया जाता है तो वो कैथोड के तौर पे, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल के तौर पे अपीयर होता है। अगर मैं बात करूं जिंक की बजाय कॉपर की, तो कॉपर को अगर मैं कनेक्ट करता हूं किसके साथ, कॉपर को कनेक्ट करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, और इनको एक्सटर्नली कनेक्ट कर देते हैं थ्रू वोल्ट मीटर, और इनमें साल्ट ब्रिज लगा देते हैं। अब ये जो साल्ट ब्रिज मैंने लगाया है ये साल्ट ब्रिज है, ओके। नाउ दिस साल्ट ब्रिज एक्चुअली शोज कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है। ये वोल्ट मीटर है, ये भी वोल्ट मीटर था। कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है +0.34,
और जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है 0.00। किसका ज्यादा है? अब कॉपर का ज्यादा है, लिहाजा इलेक्ट्रॉन का फ्लो शी से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कॉपर की तरफ होगा। अब कॉपर कैथोड बन गया है और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड बन गया है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करके नेगेटिव टर्मिनल बना रहा है और नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। सो ड्यू टू डिफरेंस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल द शी इज कैथोड विद व्हेन अटैच्ड विद जिंक एंड एनोड व्हेन अटैच्ड विद कॉपर। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।